जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोगों का टेस्ट नंबर 21 है। और पहले हम 20 टेस्ट पहले कर चुके हैं। तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो अभी आप प्ले लिस्ट में जाकर अभी आप देख सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो हुआ था 1191 के अंदर, मोहम्मद गोरी और किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले लोग सेना के सेनापति का नाम क्या था। यानी सिंध पर विजय जिसने प्राप्त की थी सबसे पहली बार, तो वो कौन था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। और पहला जो अरब आक्रमण हुआ था वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किस विरासत स्थल में है। तो जो अलाई दरवाज़ा है वो कहाँ पर है, तो वो है कुतुब मीनार के अंदर। तो जो कुतुब मीनार है उसके अंदर है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है, कुतुब मीनार के अंदर। और कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में 13वीं शताब्दी के अंदर बनी थी कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान है वो किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी और भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था। तो जो इब्न बतूता है वो कहाँ से भारत आया था, वो आया था 14वीं शताब्दी के अंदर। और कहाँ से, मोरक्को से आया था इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी। सो पोलो खेलते समय या चौगान बोलते हैं, तो पोलो या चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी, ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था और इसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो क्या थे। यानी अमीर खुसरो है वो क्या थे, तो अमीर खुसरो एक कवि थे और इनको भारत का तोतिया हिंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन काल कब प्रारंभ हुआ था। तो दिल्ली का जो सल्तनत काल का जो शासन काल है वो कब प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1206 के अंदर। 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत का शासन काल प्रारंभ हुआ था। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो जो अजमेर है, अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, किसने बनवाया था, तो ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर। और यहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े से पहले क्या था, संस्कृत विश्वविद्यालय था और उसको तुड़वा कर क्या बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक था वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। जो इल्तुतमिश था उसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो देश की जो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर चीफ होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास तीनों सेनाओं की जो कमान है वो सौंपी जाती है और राष्ट्रपति के पास तीनों सेनाओं का कमान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है। यानी आकस्मिकता जो निधि होती है, जो अचानक जो निधि जो काम में ली जाती है, उसका संरक्षक कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है और 267 अनुच्छेद के अनुसार इस आकस्मिकता की निधि का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो किसका पदेनादेश होता है, वो होता है राज्यसभा का पदेनादेश। और भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले जो राष्ट्रपति थे वो थे एन संजीव रेड्डी। जो एन संजीव रेड्डी थे और कब चुने गए थे, ये चुने गए थे 1977 से लेकर 1982 तक। और किस नंबर के थे, ये 6ठे नंबर के राष्ट्रपति चुने गए थे और निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाना हो तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 352 के अनुसार। 352 के अनुसार लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल देश के अंदर। और 3 बार लग चुका है, 1962 के अंदर, 1971 के अंदर और 1975 के अंदर। और 75 वाला एकमात्र राष्ट्रीय आपातकाल था जो कि युद्ध के कारण नहीं लगा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, वो देता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। और उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति को देता है। और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 56A। 56A के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत का राष्ट्रपति अगर बनना है तो राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 35 वर्ष। 35 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम कोई सीमा नहीं है।
और इसका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 58। अनुच्छेद है 58। और जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलवाता है? तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनकी संयुक्त सत्र की जो बैठक है वो बुलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 108 के अनुसार ये बैठक बुलाई जाती है और अनुच्छेद 108 के अंदर इसका वर्णन है और राष्ट्रपति के द्वारा ये बैठक बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास वर्तमान में कितने आपातकाल लगाने का अधिकार है? भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास वर्तमान में कितने जो आपातकाल है वो लगा सकता है? तो ये 3 आपातकाल होते हैं। 3 आपातकाल कौन से हैं? एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 352 के अनुसार, और जो राष्ट्रपति शासन होता है वो 356 के अनुसार, और जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 के अनुसार। तो वित्तीय आपातकाल है वो एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात कितने समय तक लागू किया जा सकता है? तो जो वित्तीय आपात है वो कितने समय तक लागू किया जा सकता है? तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी वित्तीय आपात को कितने भी समय तक के लिए लागू किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति के जनक कौन थे? तो जो गुलाबी क्रांति है इसके जनक कौन थे? उसके जनक थे दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल थे गुलाबी क्रांति के जनक, और जो वर्गीज कुरियन थे वो थे श्वेत क्रांति के जनक। जो श्वेत क्रांति होती है उसके जनक थे वर्गीज कुरियन, और एम.एस. स्वामीनाथन थे वो थे हरित क्रांति के जनक। जो हरित क्रांति के जनक थे वो कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर जो कॉफ़ी का अधिकतम जो उत्पादन राज्य करता है वो कौन सा है? कर्नाटक राज्य। जो कर्नाटक जो राज्य है वो करता है सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत में खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है? यानी भारत के अंदर अगर खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल सर्दियों के अंदर बोई जाती है, और उत्तर भारत में सर्दियों में बोई जाती है। और कब कटाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर के पास इसकी कटाई की जाती है, यानी सर्दियों के अंदर इसकी कटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि कहाँ प्रचलित है? तो जो झूम कृषि है यानी जो स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, तो ये कहाँ पर है? मिजोरम के अंदर है, मणिपुर और नागालैंड, यानी पूर्वी जो राज्य है यहाँ पर झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उगने वाली फसल कौन सी है? तो अगर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी उगाई जाती है इनमें से? तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है वो है चावल। जो चावल फसल है वो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। चावल भारत के अंदर सबसे ज़्यादा। और यूपी के अंदर कौन सी उगाई जाती है? यूपी के अंदर उगाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूँ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ होती है? तो सोपान जो कृषि है वो होती है पहाड़ों की ढलान पर। पहाड़ों की ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल है वो इनमें से कौन सी नहीं है? तो जो रबी की फसल होती है वो होती है जौ होती है, जो रबी की फसल है। गेहूँ भी रबी की फसल है और सरसों भी रबी की फसल है। लेकिन जो मूंगफली है वो मूंगफली रबी की फसल नहीं है, ये एक खरीफ फसल है। और कब कटाई की जाती है? सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी कटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी सरसों के उत्पादन में अगर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है इसकी बात करें तो जो प्रथम स्थान पर आता है वो आता है राजस्थान। राजस्थान का सरसों उत्पादन के स्थान में प्रथम स्थान राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है, जायद फसल कौन सी है? तो इनमें से बतानी है जायद फसल कौन सी है। तो तरबूज होता है, तरबूज जायद फसल होता है, और खीरा भी जायद फसल होता है, ककड़ी भी जायद फसल होता है, ककड़ी भी जायद फसल है। और इसमें सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ककड़ी, खीरा और तरबूज ये सारी क्या है? जायद फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चाय उत्पादन के अंदर जो अग्रणी राज्य है वो है असम। असम जो राज्य है वो चाय उत्पादन के अंदर अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी किसी अर्धचालक को अगर हम गर्म करें तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर हम अर्धचालक को गर्म करें तो इसके प्रतिरोध पर क्या होगा? इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका प्रतिरोध अर्धचालक का कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापने की इकाई क्या है? तो जो आर्द्रता को मापा जाता है उसकी इकाई, आर्द्रता का मापन है वो कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है? सॉरी, यहाँ पर इकाई नहीं होगा, यहाँ पर होगा यंत्र। कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइड्रो नहीं, यहाँ पर होगा हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर है इसके द्वारा
आर्द्रता का मापन किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। जो हाइग्रोमीटर होता है उसके द्वारा किसको मापा जाता है? आर्द्रता को। अगला क्वेश्चन है, पवन की गति को किस में मापा जाता है? तो जो पवन की गति को मापने वाला यंत्र है वो मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है पवन की गति को। अगला क्वेश्चन है, दूध की सघनता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दूध की सघनता या दूध की जो गुणवत्ता है उसको मापने के काम में आता है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर दूध की सघनता मापने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहे को शुद्धतम रूप कहा जाता है लोहे का। अगला क्वेश्चन है, जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है और यह प्रक्रिया कहलाती है स्कंदीकरण। जो स्कंदीकरण है यह प्रक्रिया कहलाती है और इसमें जो अशुद्धियाँ होती है उसका स्कंदन हो जाता है और इस कारण से इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं स्कंदीकरण। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इनमें से जो जल का शुद्धतम रूप होता है वो होता है आशुद्ध जल। आशुद्ध जल जल का शुद्धतम रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल है इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। D2O इसका भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है और इसका सही आंसर होगा D2O। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी अस्थियां पाई जाती है? यानी मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य के अंदर पाई जाती है 206 हड्डियां। 206 हड्डियां मनुष्य के अंदर पाई जाती है और इसका सही आंसर है 206। अगला क्वेश्चन है, स्टेपीज हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो स्टेपीज जो हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है? कान के अंदर। और सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है और कहाँ पर है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज हड्डी और कहाँ पर पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कान के अंदर। कान के अंदर पाई जाती है स्टेपीज हड्डी। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा होता है? तो अस्थियों को यानी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो करता है लिगामेंट। तो जो लिगामेंट होता है सो यहाँ पर होगा टेंडन। टेंडन जो होता है अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। कौन? अस्थियों को मांसपेशियों से। अस्थियों को किससे जोड़ता है? मांसपेशियों से जोड़ता है। कौन? टेंडन। और जो लिगामेंट है वो किसको जोड़ता है? वो लिगामेंट को जोड़ता है किसको? मांसपेशियों से मांसपेशियों को। मांसपेशियों से मांसपेशियों को ही जोड़ता है। कौन? लिगामेंट। और जो टेंडन होता है वो जोड़ता है किसको? वो जोड़ता है अस्थियों को मांसपेशियों से। और अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने रत्नक दांत पाए जाते हैं? यानी अगर एक वयस्क मनुष्य है तो उसके अंदर कितने रत्नक दांत पाए जाते हैं? तो रत्नक दांत पाए जाते हैं 4। 4 प्रकार के उसके अंदर पाए जाते हैं। दो ऊपर और 2 नीचे इसमें रत्नक दांत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसान के दिमाग का वजन कितना होता है? तो इंसान के दिमाग का वजन होता है 1360 ग्राम। यानी 1 किलो 360 ग्राम इसका वजन होता है। 1360 ग्राम इंसान के दिमाग का वजन होता है और ये महिला और पुरुषों में भिन्न भिन्न होता है। और 1360 इसका औसत जो मान होता है वो होता है दिमाग का। अगला क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ओडोंटोलॉजी के अंदर होता है दांत का अध्ययन। दांत का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी के अंदर। ओडोंटोलॉजी में अध्ययन होता है दांत का। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा थे वो थे संतूर बजाते थे और इस कारण से इनको प्रसिद्धि मिली थी। और संतूर से संबंधित है कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? तो जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो है लखनऊ के अंदर। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है बड़ा इमाम बाड़ा और लखनऊ के अंदर स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल की। यानी जो वेस्ट बंगाल है पश्चिम बंगाल वहाँ की प्रसिद्ध है कौन सी? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है वेस्ट बंगाल की। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाटिका का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो अंकोर वाटिका का मंदिर है वो कहाँ पर है? कंबोडिया देश के अंदर है। और जो हिंदू धर्म है जो हिंदू मंदिर है उनका सबसे बड़ा जो मंदिर है वो सबसे बड़ा मंदिर है कौन सा? यह है अंकोर वाटिका का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? यानी हमारा जो राष्ट्रीय अशोक चिन्ह है उसके नीचे जो अशोक स्तंभ के नीचे राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ उसके नीचे आदर्श वाक्य लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। यानी सत्य की विजय होती है
और सत्यमेव जयते इसके नीचे लिखा हुआ है अशोक स्तंभ के नीचे। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।